जय हिंद साथियों। मैं अमित सिंह तोमर अमित लाइव एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों अब तक हमने 15 क्लास कर ली है ज्योग्राफी प्री क्रम मेंस की। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो घंटी के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज हम ये 16वें नंबर की क्लास है हमारी दोस्तों, 16 नंबर की क्लास है ज्योग्राफी प्री क्रम मेंस की। तो दोस्तों आप हेडिंग देख रहे होंगे, ऊर्जा संसाधन को दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। और ऊपर के आई बटन में दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है, प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस देख लेना, पिछली 15 क्लासेस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ऊर्जा संसाधन। महासागरों में ऊर्जा संसाधन के अनेक रूप पाए जाते हैं जो कि निम्न है। पहला है दोस्तों परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो विश्व के खनिज तेल के उत्पादन का लगभग 18% खनिज तेल अपतटीय समुद्री क्षेत्रों से निकाला जाता है। महाद्वीपीय निम्न तट खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। फिर है दोस्तों सेकंड है गैर परंपरागत ऊर्जा। तो जो होता है दोस्तों, यह महासागरों से प्राप्त ऊर्जा के अक्षय स्रोत है जिसे भविष्य की ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। फिर है दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा में आता है दोस्तों समुद्री ज्वार, समुद्री लहर एवं ऊपरी गर्म जल तथा निचले ठंडे जल के बीच तापमान में अंतर बिजली उत्पन्न करने के प्रमुख स्रोत हैं। ज्वार के समय जल के उभार अर्थात राइज तथा उतार अर्थात फॉल का बिजली उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। यही ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। यहाँ जहाँ ज्वार तरंगों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ महासागर के ज्वारों द्वारा विद्युत उत्पादित की जा सकती है। महासागर ऊर्जा के सभी रूपों में ज्वारीय ऊर्जा से सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है महासागरों में दोस्तों। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के क्षमतावान क्षेत्रों के रूप में पश्चिमी तट पर गुजरात में कच्छ एवं खंभात की खाड़ी तथा पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल में सुंदरबन की पहचान की गई है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे है। सुंदरबन क्षेत्र के दुर्गा दुआनी क्रिक में फरवरी 2008 में पश्चिम बंगाल नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी अर्थात WBREDA द्वारा 3.75 मेगावाट क्षमता का ज्वारीय शक्ति प्रोजेक्ट स्थापित किया गया। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल के दक्षिण में 24 परगना जिले में स्थित गोसाबा और बाली विजयनगर द्वीपों के 11 गांवों में विद्युत आपूर्ति करना है। फिर है दोस्तों तरंग ऊर्जा। तो महासागरीय तरंगों एवं धाराओं की गति का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के ऊर्जा उत्पन्न करने के प्रमुख केंद्र विभिन्न देशों में स्थित है। फिर आता है दोस्तों जैव ऊर्जा। तो महासागरों में पाए जाने वाले जीवों के अवसादों से भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है और इस स्रोत से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। फिर आता है दोस्तों समुद्री तापीय ऊर्जा अर्थात ओशन थर्मल एनर्जी। तो समुद्री जल तापीय ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। तापीय ऊर्जा में समुद्र की ऊपरी सतह से 100 मीटर की गहराई तक से ऊर्जा अवशोषित की जाती है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में समुद्री तापमान 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओटेक से ऊर्जा उत्पादन की व्यापक संभावना है। समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण तकनीक अर्थात OTEC ने समुद्र की ऊपरी सतह के तापमान और 1000 मीटर या अधिक की गहराई के तापमान के बीच तापांतर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बेहतर काम किया है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में यह रणनीति बेहतर तरीके से काम करती है क्योंकि यहाँ पर समुद्री तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक हो जाता है। भारत के 6000 किलोमीटर लंबे तट क्षेत्र में तरंग ऊर्जा क्षमता लगभग 40,000 मेगावाट अनुमानित की गई है। तरंग ऊर्जा के लिए आदर्श अवस्थितियाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में व्यापारिक पवनों की पेटियों में चिन्हित किए गए हैं। चेन्नई के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के महासागर अभियांत्रिकी केंद्र के वैज्ञानिकों ने केरल में तिरुवनंतपुरम के नज़दीक
विझिंजम फिशिंग हार्बर में एक बड़ा संयंत्र लगाने में सफलता प्राप्त की है। अब दोस्तों स्वच्छ जल संसाधन अर्थात फ्रेश वाटर रिसोर्सेज क्या है? तो समुद्री जल को शोधन करके अर्थात क्या है, अलवणीकरण करके पेयजल के रूप में इसका उपयोग करना। अब दोस्तों समुद्री संसाधनों से संबंधित समस्याएं क्या क्या है? तो सागरी खनन के साथ समुद्री संसाधनों के संरक्षण तथा परिरक्षण एवं समुद्री पर्यावरण के प्रदूषण को मुक्त रखना एक चुनौती है। खनन के संबंध में कई समस्याएं हैं जिनमें अन्वेषण, दोहन और विपणन से संबंधित राजनीतिक और कानूनी पहलू प्रमुख कारक है। सागरी खनन से समुद्री जीवों के आवास की क्षति होती है। उत्खनन प्रौद्योगिकी की कमी के चलते यह आर्थिक रूप से बहुत लाभकारी नहीं है तथा इससे समुद्री पारिस्थितिकी पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इन चुनौतियों के बावजूद गहरे समुद्री खनन के स्थलीय खनन की अपेक्षा कुछ संभावित लाभ हैं। जैसे कि दोस्तों क्या क्या लाभ है देखते हैं। समुद्री खनिज सतह के बहुत निकट होते हैं, इसलिए खनन के दौरान कम चट्टानों का खनन और विस्थापन करना होता है। फलस्वरूप कार्बन का कम उत्सर्जन होता है। समुद्री संसाधनों का संरक्षण दोस्तों देखते हैं तो तटरेखा अनेक प्रकार की गतिविधियों का केंद्र रही है, जिसमें उद्योग, कृषि, मनोरंजन और मत्स्यन शामिल है। तटरेखा राष्ट्रीय विरासत है और इसे भावी पीढ़ियों के लिए स्थायी बनाए रखने के लिए तटीय संसाधनों का उचित प्रबंधन और संरक्षण अनिवार्य है। समुद्र स्तर में अल्प और दीर्घ अवधि के बदलाव महासागर के तटों को कई तरीकों से प्रभावित करते हैं। लंबी अवधि में समुद्र तल का स्तर, सीधी तटरेखा और साथ ही द्वीपों, बैरियर रीफ, नदी के मुहानों की प्रवेश प्रक्रिया, खड़ी तटीय लेगुन आदि पर उल्लेखनीय प्रभाव डाल सकता है, जो बाद में इन तटीय परिवेशों की पर्यावरण प्रक्रियाओं पर निरंतर प्रभाव डालते हैं। स्थलीय संसाधनों के बाद मानव समुदाय हेतु समुद्री संसाधन अंतिम संसाधन सीमा अर्थात रिसोर्स फ्रंटियर हैं। अतः समुद्री संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन एवं अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जैविक संसाधनों के समुचित विदोहन एवं उपयोग हेतु यह आवश्यक है कि वर्तमान क्षेत्रों को अधिकाधिक दक्ष बनाया जाए। सागरीय संसाधनों के टिकाऊ उपयोग हेतु आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए जाएं तथा उनका प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन किया जाए। समुद्री जैविक प्रक्रियाओं के अध्ययन हेतु गहन एवं व्यापक पारिस्थितिकी शोध की अत्यधिक आवश्यकता है। इस संदर्भ में सागरीय पारिस्थितिकी अर्थात मेरीन इकोलॉजी तथा सागर जीव विज्ञान अर्थात मरीन बायोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों अति मत्स्यन अर्थात ओवर फिशिंग के कारण संकटापन्न होकर विलोपन के कगार पर पहुंचे जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता। 3rd नंबर की हेडिंग देख रहे होंगे दोस्तों आप, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर विश्व का तीसरा विशालतम महासागर है। पृथ्वी के संपूर्ण जल क्षेत्र का यह लगभग 20% भाग है। इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, पूर्व में इंडोनेशिया है ना दोस्तों। हिंद महासागर के ध्यान में रखना दोस्तों, क्या उत्तर में एशिया, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, है ना। मतलब दिशा से संबंधित दे देगा कि कौन से किस दिशा में। तो उत्तर में एशिया हिंद महासागर, पश्चिम में अफ्रीका हिंद महासागर, पूर्व में इंडोनेशिया हिंद सागर के उस सुंडा द्वीप एवं ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण में दक्षिणी महासागर है। अब दोस्तों डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडियन ओशन दोस्तों आप देख रहे होंगे हिंद महासागर, भारत के तो दक्षिण में मान सकते हैं इसको, भारत के दक्षिण में है ना। और अगर हिंद महासागर के भारत की दिशा देखें तो नॉर्थ तरफ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे इंडियन ओशन आपको दिख रहा होगा, ये रहा,
है ना। तो ये सारी आप दिशाएं देख लेना कि इस दिशा में कौन सा हिंद महासागर, इस दिशा में कौन सा है, इस दिशा में कौन सा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखते हैं दोस्तों और भी कुछ पॉइंट दिए गए हिंद महासागर से संबंधित, उनको देखने की कोशिश करते। तो हिंद महासागर की सीमा का निर्धारण अटलांटिक महासागर, केप अगुलहास अर्थात दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों जो है केप अगुलहास से दक्षिण की ओर 20 डिग्री पूर्व देशांतर और प्रशांत महासागर से 146 डिग्री 55 मिनट पूर्व देशांतर द्वारा हुआ है। हिंद महासागर का उत्तर की ओर विस्तार फारस खाड़ी में लगभग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। यह महासागर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी बिंदु के बीच लगभग 10,000 किलोमीटर चौड़ा है और इसका क्षेत्रफल लाल सागर और फारस की खाड़ी को शामिल करते हुए 7,35,56,000 वर्ग किलोमीटर है। इस महासागर में कई द्वीपीय राष्ट्र जैसे कि दोस्तों मेडागास्कर हो गया हिंद महासागर में, कोमोरस हो गया ये भी हिंद महासागर में, सेशेल्स हो गया हिंद महासागर में, और मालदीव हिंद महासागर में, मॉरिशस और श्रीलंका सन्निहित हैं हिंद महासागर में। इंडोनेशिया के द्वीप इस महासागर की पूर्वी सीमा बनाती हैं। अब दोस्तों डायग्राम देखते, डायग्राम में महासागर के द्वीपीय राष्ट्र दिए गए। तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, प्री में तो आ ही जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि कौन सा देश हिंद महासागर में नहीं, या फिर कौन सा देश हिंद महासागर में। 4 देश दे देगा और बोल देगा कि कौन सा नहीं है ना, या फिर दे देगा कि कौन सा है, एक सही दे देगा, है ना। तो हिंद महासागर में दोस्तों आप ध्यान रखना कि श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, चेगोस आर्किया पेलेगो हो गया, सेशल्स हो गया, जंजीबार हो गया, कोमोरोस हो गया, मेडागास्कर हो गया, है ना, मेरिटस हो गया और रीयूनियन हो गया। तो ध्यान में रखना ये सब चीज़ें दोस्तों इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन देता है दोस्तों। भारत के लिए हिंद महासागर का महत्व। तो भारत के लिए हिंद महासागर के महत्व के संदर्भ में निम्न प्रमुख शीर्षकों के तहत चर्चा की जा सकती है। पहला शीर्षक दोस्तों भारत के लिए करते हैं कि आर्थिक महत्व। तो हिंद महासागर के आर्थिक महत्व का निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर समझा जा सकता है। खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस, है ना। तो विश्व के ज्ञात खनिज तेल भंडार का लगभग 55% तथा प्राकृतिक गैस भंडार का लगभग 40% हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में मौजूद है। हिंद महासागर के महाद्वीपीय निम्न तट से निष्कर्षित सबसे बहुमूल्य खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस है। विश्व का 40% अपतटीय तेल उत्पादन हिंद महासागर में होता है। यह उत्पादन फारस की खाड़ी, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत तथा म्यांमार के महाद्वीपीय निम्न तट से होता है। फिर है दोस्तों फारस की खाड़ी में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, ईरान तथा इराक के तट के निकट तथा बॉम्बे हाई, इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में गैस के बृहद भंडार पाए जाते। फिर दोस्तों अन्य खनिज देखते हैं। तो हिंद महासागर के कुल क्षेत्रफल का लगभग 4.2% महाद्वीपीय शेल्फ द्वारा आच्छादित है। यह हिस्सा टीन, सोना, यूरेनियम, कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम और कैडमियम सहित कई खनिजों में समृद्ध है। हालांकि अब तक इन संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं किया गया। हिंद महासागर के बेलांचली देश कुछ मुख्य खनिजों के मामले में धनी है। अब दोस्तों देखते हैं कि उदाहरण के लिए हिंद महासागरीय देशों में विश्व का 81% सोना, 60% टीन, 40% एंटीमनी और 35% तांबा, 30% लोह खनिज, 30% मैग्नीज, 25% निकल, 22% अभ्रक, 20% बॉक्साइट तथा 18% सीसा उत्पादित होता है। अब दोस्तों देखते हैं थर्ड नंबर पे है बहुमूल्य खनिज क्या क्या मिलते हैं हिंद महासागर से। तो दोस्तों हिंद महासागर के तट पर
पाए जाने वाला बालू, भारी खनिजों तथा अपतटीय प्लेसर निक्षेप के मामले में धनी है। इसका उपयोग सीमावर्ती देश, खास करके भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका तथा थाईलैंड द्वारा किया जाता है। इन खनिजों के अलावा प्लेसर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जैसे मैग्नीज नोड्यूल्स इत्यादि के भी बड़े भंडार हैं। अब दोस्तों डीप ओशन मिशन को देखते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जनवरी 2017 में डीप ओशन मिशन को लॉन्च किया गया। इस मिशन का उद्देश्य समुद्र तल के नीचे स्थित खनिज संसाधनों का अध्ययन और दोहन करना है। इस प्रोजेक्ट के प्रमुख घटक गहन सागरीय ऊर्जा, चेन्नई तट पर बिल्बणीकरण संयंत्र अर्थात डीसेलिनेशन प्लांट, गहन सागरीय विज्ञान और मत्स्य पालन, खनिज और पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं। अब 4th नंबर पे आता है दोस्तों व्यापार मार्ग को देखते हैं दोस्तों। तो हिंद महासागर के बंदरगाहों में विश्व व्यापार का लगभग 30% भाग का संचालन किया जाता है। इस महासागर में समुद्री यातायात अधिक है, विशेषकर फारस की खाड़ी तथा इंडोनेशिया के तेल क्षेत्रों में पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों का भारी परिवहन होता है। दुनिया के कंटेनर यातायात का आधा हिस्सा हिंद महासागर से गुजरता है। अब 5th नंबर पे है दोस्तों कृषि उत्पाद। तो हिंद महासागर के तटीय देश कुछ मुख्य अनाज तथा नकदी फसल के बड़े उत्पादक हैं। हिंद महासागर के देशों में विश्व का 77% रबर, 76% चाय और 60% अर्थात प्रतिशत खजूर है, 55% काजू है, 45% ऊन है और 27% क्या है दोस्तों कपास तथा 20% कॉफ़ी उत्पादित होता है। इन नकदी फसलों की मांग यूरोप, अमेरिका तथा जापान में अधिक है। इसके अलावा हिंद महासागर के तटीय देशों में कुछ अन्य मुख्य फसलों जैसे कि दोस्तों चावल हो गया, गेहूं हो गया, मकई हो गया, ज्वार हो गया, दलहन हो गया, खजूर, नारियल, सुपारी, तिलहन तथा गन्ने का उत्पादन होता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार तथा थाईलैंड भारी लकड़ी के मुख्य निर्यातक हैं। अब 6 नंबर पे देखते हैं दोस्तों मत्स्य उद्योग क्या क्या होते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हिंद महासागर में मत्स्य पालन विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 15% है और 1950 से 2010 के मध्य यह 13 गुना बढ़कर 11.5 मिलियन टन हो गया है। 1980 के बाद से क्षेत्र में एक्वाकल्चर यानी कि एक्वाकल्चर में भी 12 गुना वृद्धि हो गई है। यहाँ मछलियों के कई प्रजातियों खासकर झींगा तथा टूना मछली जिसकी प्रादेशिक व अंतर्राष्ट्रीय मांग अधिक है पाई जाती है। इस महासागर में पाए जाने वाले मछलियों का यहाँ के सीमावर्ती देशों में अत्यधिक महत्व है। मत्स्यों का घरेलू उपभोग तथा निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है। जापान हो गया, रूस हो गया, दक्षिण कोरिया तथा ताइवान के मत्स्य बेड़े भी झींगा तथा टूना मछलियों के हिंद महासागर आते हैं। अब दोस्तों देखते हैं पर्यटन की दृष्टि से क्या हिंद महासागर का महत्व। तो हिंद महासागर के समुद्री तट यूरोपीय, अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई तथा जापानी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। अब भू राजनीतिक महत्व देखते हैं दोस्तों। तो वर्तमान में हिंद महासागर का अत्यधिक भू राजनीतिक महत्व है। इसे हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। यह वैश्विक व्यापार के महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित है। पूर्व में मलक्का जलडमरू मध्य हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सा जलडमरू मध्य जोड़ता है? तो आंसर है दोस्तों मलक्का जलडमरू मध्य, ध्यान में रखना। पश्चिम में स्वेज नहर इसे ब्लैक सी से जोड़ती है ना। तो पश्चिम में स्वेज नहर दोस्तों क्या करती है? तो हिंद महासागर को ब्लैक सी से जोड़ती है, इसको भी ध्यान में रख। इस प्रकार यह उत्तरी अटलांटिक और एशिया प्रशांत में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है। तो दोस्तों क्या कारण है कि ये अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ रहा है? तो यही कारण है ना, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा।
वर्तमान में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक स्तर पर समुद्री मार्ग से वस्तुओं की आवाजाही बढ़ी है। वर्तमान में विश्व के वाणिज्यिक फ्लीट परिवहन में लगभग 90,000 जहाज हैं जो प्रति वर्ष 9.84 अरब टन माल का परिवहन करते हैं। व्यावसायिक शिपिंग में 1970 के स्तर से लगभग 4 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे हिंद महासागर के प्रमुख जलडमरू मध्य, तो इसको हम दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, है ना। तो मैं दोस्तों आपको पढ़ के बता देता हूँ हिंद महासागर के प्रमुख जलडमरू मध्य कौन कौन से हैं, देखते हैं दोस्तों। तो ये जो जलडमरू मध्य हैं ये दोस्तों जैसे कि जावा जलडमरू मध्य, जावा ट्रेंच हो गया, है ना, ये जावा ट्रेंच हो गया। फिर लोम्बोक स्ट्रेट हो गई, है ना, खाड़ी हो गई लोम्बोक खाड़ी, और वेब ऑफ मंदेब हो गया, और सुएज कनाल था सुएज नहर हो गई दोस्तों, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और स्ट्रेट ऑफ मलक्का, है ना, मलक्का की जलडमरू मध्य हो गया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलडमरू, सुएज कनाल सुएज नहर जोड़ रही है दोस्तों ब्लैक सी को, है ना, और हिंद महासागर को। ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा तो, और बेब अल मंदेब हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी में। तो हिंद महासागर के माध्यम से ऊर्जा परिवहन का विशेष रूप से महत्व है। यह प्रवाह 36 मिलियन बैरल प्रतिदिन जो विश्व की पेट्रोलियम आपूर्ति का करीब 40% का परिवहन हिंद महासागर के माध्यम से होता है। हिंद महासागर केवल वाणिज्य के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, इस महासागर के विशाल क्षेत्र में जनसंख्या का सघन संकेंद्रण है। भारत हो गया, बांग्लादेश, दक्षिण पूर्व एशिया तथा पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका सहित देशों में आर्थिक वृद्धि की उच्च दर के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। हिंद महासागर प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। विश्व के अपतटीय तेल उत्पादन का 40% हिंद महासागर बेसिन में होता है। समुद्री तल पर भारी मात्रा में मौजूद मैग्नीज, तांबे, लोहा, जस्ता, चांदी, निकल, कोबाल्ट जैसे खनिज संसाधन समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। वहीं हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार और ऊर्जा के मुक्त मार्ग को सुरक्षित करते हैं। मछली पकड़ने और खनिज संसाधनों के स्थायी सुरक्षा और मानवीय सहायता और आपदा राहत अर्थात HDR के संचालन को सुनिश्चित करने की चुनौतियां हैं। अब दोस्तों देखते हैं 90 नंबर के पेज पे भारत तथा हिंद महासागर की भू राजनीति क्या है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भूगोल के प्रभावों का अध्ययन भू राजनीति अर्थात जियोपॉलिटिक्स कहलाती है। दूसरे शब्दों में भू राजनीति विदेश नीति के अध्ययन की वह विधि है जो भौगोलिक चरों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियों को समझने, उनकी व्याख्या करने और उनका अनुमान लगाने का कार्य करती हैं। हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है। इसका कारण यह था कि प्राचीन तथा मध्यकाल में इस क्षेत्र में भारत एक प्रभावशाली देश था। इस दौरान भारतीय संस्कृति दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपीय देशों तथा अफ्रीका के देशों में विस्तृत हो गई थी। मॉरिशस तथा सेशेल्स द्वीप में भारतीय मूल के लोग अधिक हैं। मुंबई हाई, खंबात की खाड़ी, कृष्णा डेल्टा का महाद्वीपीय निम्नगत तट और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मछलियों तथा जैव विविधता की दृष्टि से धनी है। भारतीय तटों के निकट प्रवाल भित्तियों का पारिस्थितिकी एवं आर्थिक महत्व है। भारत का लगभग 98% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर के मार्ग से संपन्न होता है। भारतीय पेट्रोलियम आवश्यकताओं का लगभग 50% हिंद महासागर के मार्ग से आयात किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत में नमक का ज़्यादातर उत्पादन हिंद महासागर से ही होता है। भारत के तटीय क्षेत्रों में ज्वारी ऊर्जा उत्पादन की संभावना है, विशेषकर खंबात की खाड़ी के निकट। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर के मध्य वृत्तांश में भारत की एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति है। हिंद महासागर के तटीय देशों के साथ भारत महत्वपूर्ण आर्थिक,
वह तकनीकी सहयोग कर रहा है। हिंद महासागर के देशों को भारत तकनीकी प्रशिक्षण तथा परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराता है। हिंद महासागर 40 देशों से संलग्न है और इसके तटों पर विश्व की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। विश्व के पेट्रोलियम व्यापार को 2/3 हिस्सा और संपूर्ण माल वहन का 1/3 केवल हिंद महासागर से गुजरता है। इस क्षेत्र के देश भविष्य और सुरक्षा के लिए भारत की ओर देखते हैं, लेकिन अनेक कारणों से न केवल भारत की समुद्री दृष्टि संकुचित रही है, बल्कि उसके द्वारा समुद्री उपेक्षा के कारण भारत विरोधी घेराबंदी भी शुरू हो गई है। हिंद महासागर चीन और अमेरिका का प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बनता गया। चीन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर से लेकर श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार तक अपने समुद्री प्रभाव को विस्तार करते हुए भारत के तीनों ओर अपनी सामरिक उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति के रूप में जाना जाता है। क्या रणनीति दोस्तों? स्ट्रिंग ऑफ पल्स। अब दोस्तों आगे देखते हैं इसी में। तो दोस्तों यहाँ पे हमको एक डायग्राम दिया गया है। डायग्राम में दोस्तों स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति के अंतर्गत कुछ बंदरगाह हमको दिखाया गया। तो दोस्तों कभी भी क्वेश्चन आ जाए चीन की रणनीति भारत के विरुद्ध संबंधित, तो आप दोस्तों ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स का भी उसमें व्याख्या कर सकते हैं, मतलब विवरण दे सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि दोस्तों स्ट्रिंग ऑफ पल्स में कौन कौन से मतलब, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक काम करता हूँ दोस्तों, ये जूम करके बता देता हूँ। जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लें अभी दोस्तों, ये बंदरगाह, फिर मैं जूम करके आपको बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में जो बंदरगाह है उसका नाम दिया गया है तुर्बत बंदरगाह, है ना। तो पनडुब्बियों में संपर्क साधने की बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी वाली सुविधा है दोस्तों तुर्बत में। फिर दोस्तों जैसा कि हम ग्वादर बंदरगाह हो गया, है ना, ओटमारा बंदरगाह हो गया, है ना। तो ये दोस्तों स्ट्रिंग ऑफ पल्स की एक रणनीति है चीन की। आदेन की खाड़ी हो गई दोस्तों, है ना। तो ग्वादर में क्या हुआ दोस्तों, चीन ने बंदरगाह बनाया और लीज पे लिया है। अरब सागर में इसकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है दोस्तों चीन का। और ओटमारा दोस्तों पनडुब्बी पुनर्निर्माण परिसर पाकिस्तान का राजनीतिक पनडुब्बी बनाने का ठिकाना है दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा दोस्तों ये मुंबई में तो पश्चिमी नौसेना का ठिकाना है पास में। 2008 में समुद्री लुटेरे के खिलाफ चीनी नौसेना की गश्त दोस्तों आदेन की खाड़ी में भी चालू कर दी दोस्तों इन्होंने। फिर है दोस्तों यहाँ पे कोलंबो बंदरगाह चीन ने निर्माण किया है। कौन सा बंदरगाह? तो हेवन टोटा बंदरगाह दोस्तों चीन ने निर्माण किया। कहाँ पे? श्रीलंका में दोस्तों। तो श्रीलंका ने दोस्तों इसको लीज पे दिया है। फिर है दोस्तों चीन ने टर्मिनल का निर्माण किया हिंद महासागर में, उसकी पनडुब्बी और जहाज़ों के ईंधन भरने का ठिकाना। तो ये चारों तरफ से दोस्तों भारत को धीरे धीरे घेर रहा है चीन, है ना। तो रामविलासी क्या है दोस्तों? निर्माणाधीन राजनीतिक पनडुब्बी है। वैसे ही दोस्तों परमाणु पनडुब्बी निर्माण सुविधा मौजूदा परमाणु पनडुब्बी ठिकाना। फिर बंगाल की खाड़ी में दोस्तों क्या है? K4 मिसाइल के मैस अरिहंत पनडुब्बी का गश्त बनाने वाला इलाका। फिर है दोस्तों रमनबादा चैनल है, नौ सैनिक डॉकयार्ड पनडुब्बी कुबूदिया चैनल है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप देख रहे होंगे चीन ने क्या हमको चारों तरफ से घेर लिया बंदरगाहों से। हमारी परमाणु ठिकाने पनडुब्बी हैं यहाँ हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, चीन ने एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स की रणनीति अपनाई है दोस्तों, है ना। तो ये डायग्राम आप मेंस में बना सकते हैं, कभी क्वेश्चन आ जाए आपको तो बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि क्या है डाटा दोगे ना आप दोस्तों तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना। बकवास लिखने से क्या है, डाटा लिखो, बुलेट पॉइंट्स में लिखो, उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कम से कम समय में चेकर जितनी डिटेल आपसे ले सके वो ले ले। फिर देखते हैं दोस्तों कि कई क्षेत्रीय देशों के आर्थिक शक्ति के केंद्र के रूप में विकसित होना है इस क्षेत्र की संभावनाओं को दर्शाता है। इसी के फलस्वरूप आर्थिक एकीकरण लाभों के उपयोग के लिए
कई क्षेत्रीय आर्थिक समूह जैसे कि आसियान, बिम्स्टेक, सार्क हो गया, IOAR, ARC इत्यादि समय के साथ विकसित हुए। सागरमाला योजना के साथ ही भारत ने पार सागरी योजनाओं के लिए SPB का गठन कर तीव्रता से काम आगे बढ़ाया। बांग्लादेश के साथ सागर तटीय नौवहन समझौता किया है, तो ईरान में चाबहार बंदरगाह का विकास किया जा रहा है। इसके द्वारा भारत के लिए पश्चिमी एशिया से जुड़ने का सीधा रास्ता उपलब्ध होगा। भूसामरिक दृष्टिकोण से भारत की स्थिति हमें विश्व व्यापार की प्रमुख व्यापारिक मार्गों के संगम पर स्थापित कराता है। अतः कुछ तटवर्ती देशों द्वारा भारतीय नौसेना को IOR में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षा प्रदाता के तौर पर एक उपयुक्त एजेंसी के रूप में देखा जाता है। सुरक्षा के व्यापक दृष्टिकोण के लिए आर्थिक सुरक्षा सबसे प्रमुख है। अतः उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हिंद महासागर की स्थिति सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तटीय देशों की विशाल जनसंख्या पश्चिमी एवं औद्योगिक देशों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध कराती। खनिज संसाधनों की प्रचुरता एवं निरंतर तीव्र गति से वृद्धि करती अर्थव्यवस्था हिंद महासागर को वैश्विक दृष्टिकोण से आकर्षण का केंद्र बनाती है। महासागर में वैश्विक व्यापार एवं ऊर्जा व्यापार का तीव्र प्रसार इसके निरंतर बढ़ते महत्व को दर्शाता है। इस महासागर में भारत की शीर्ष उपस्थिति भारत के भू राजनीतिक महत्व को और भी बढ़ा देती है। हिंद महासागर में अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध एवं चीन का प्रति संतुलन इस संदर्भ में भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताएं हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं हम, अगला चैप्टर चालू होता है दोस्तों सामान्य भारत पे है दोस्तों, केंद्रित है ये चैप्टर। तो 23 नंबर का चैप्टर है दोस्तों भारत का सामान्य परिचय, संरचना तथा उच्चावास। तो दोस्तों हमारा यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होता है। तो 16वीं क्लास से इंडियन ज्योग्राफी का दोस्तों स्टार्ट होता है, ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं इसको। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे, भारत की अवस्थिति, विस्तार तथा दिक् स्थानिक संबंध अर्थात लोकेशन, एक्सटेंट एंड स्पेस रिलेशन ऑफ इंडिया। तो अब स्थिति देखते हैं दोस्तों क्या है भारत की अवस्थिति। तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत का उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध तथा दक्षिणी प्रायद्वीप भाग उष्ण कटिबंध में अवस्थित है। यह अवस्थिति भारत के भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली व्यापक भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व अर्थात बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पश्चिम अर्थात अरब सागर में लक्षद्वीप अवस्थित है। जैसा कि दोस्तों आप डायग्राम में देख रहे होंगे भारत की स्थिति दिखाई गई है ना। तो भारत जो दोस्तों चतुष्गणीय आकार है इसका मान सकते हैं दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ये भारत की अवस्थिति आप देख रहे होंगे डायग्राम में। तो देख लेना दोस्तों, सी रिलेशन हो गया, एयर रूट्स हो गए, ये सब भी आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं भारत का विस्तार कैसे होता है, मतलब कितने डिग्री अक्षांश, कितने डिग्री देशांतर जाता है। तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा दोस्तों 23.5 मतलब 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 23.5 डिग्री देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और दोस्तों आपको अगर अवस्थिति याद रखनी तो आप दोस्तों इसको एक मोबाइल फ़ोन नंबर की भी सहायता से याद रख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों किसी का मोबाइल फ़ोन नंबर क्या है, 8437 क्या है, 8437 है ना। और यहाँ पे आप नॉर्थ लिख लेंगे 8437 नॉर्थ से 68,797 है, क्या है 84 हो गया 37 नॉर्थ
68 और 9725 है। बस दोस्तों आप इससे याद रख सकते हैं ना, ऐसा मोबाइल नंबर बना ले जैसे कि याद रखना आपको ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए दोस्तों देखते हैं कि पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.5 देश को क्या करती है दोस्तों, 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2933 किलोमीटर है। इस अंतर का कारण यह है कि विषुवत रेखा पर पूर्व से पश्चिम क्रमशः 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। यह विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः कम होती जाती है एवं ध्रुवों पर यह शून्य हो जाती है, जबकि दूसरी ओर किसी भी देशांतर वृत्त पर लगातार 2 अक्षांशों के बीच उत्तर दक्षिण दूरी सदैव लगभग एक समान अर्थात 111 किलोमीटर ही होती है। देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश पर अवस्थित है। इसमें इंदिरा पॉइंट अथवा पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। तो दोनों नाम है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट भी कह लो या पिग्मेलियन पॉइंट भी कह लो, है ना। हालांकि यह 2004 में आई सुनामी के दौरान जलमग्न हो गया। अब दोस्तों देखते हैं हम अगले नेक्स्ट पेज पे कि भारतीय मानक समय IST देशांतर रेखाओं के आधार पर मानक समय रेखा बनाई गई है। संपूर्ण विश्व के मानचित्र को देशांतर रेखाओं के आधार पर प्रत्येक 15 अंश के अंतराल पर 24 बराबर काल्पनिक हिस्सों में विभक्त किया गया है। इसकी शुरुआत 0 अंश से होती है। यह 0 अंश वाली रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच में स्थित वेधशाला से शुरू होती है। समय की गणना यहीं से आरंभ होती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है। ग्रीनविच रेखा से दाईं ओर के देशों का समय मानक समय से आगे होता है और बाईं ओर के देशों का समय पीछे होता है। किसी देश की सीमाओं के अंदर यथासंभव समय में एक रूपता बनाए रखने हेतु उस देश के मध्य यामोत्तर को देश का मानक यामोत्तर माना जाता है तथा उसके स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। मानक यामोत्तर को 7 डिग्री 23 देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम यहाँ पे हमको दिखाया गया है दोस्तों, क्या दिखाया गया है तो भारत का दोस्तों विस्तार और मानक यामोत्तर हमको दिखाएगा। तो आप दोस्तों इस चीज़ को देख लेना, क्या होगा दोस्तों इससे ज़्यादा चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जैसे कि दोस्तों हम अगर 3214 किलोमीटर मान लें तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक की दूरी कितनी है दोस्तों इंडिया की, नॉर्थ से लेकर साउथ तक की दूरी दोस्तों इंडिया की 3214 किलोमीटर। वैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे 2933 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक की दूरी है ये, तो ये जो दूरी है दोस्तों ये ईस्ट से लेकर मतलब वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों ये दूरी। और फिर दोस्तों और हम आगे देखते हैं इसका देख लेते हैं कि तो यहाँ पे दोस्तों आप 68-60 देख रहे होंगे और 97-25 तो ये देशांतर है दोस्तों 68-60 से लेकर 97-25 तक भारत की अवस्थिति। वैसे ही दोस्तों 37 डिग्री 6 नॉर्थ से लेकर नीचे दोस्तों पहले तो दोस्तों इसको देखते हैं कि ये जो है स्थिति क्या है। 68-7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97-25 पूर्वी देशांतर तक इंडिया। वैसे ही 37-6 नॉर्थ से लेकर 37-6 नॉर्थ से लेकर इंडिया जो है दोस्तों वो है 8 डिग्री 4 मतलब 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37-6 पूर्व उत्तरी अक्षांश तक दोस्तों भारत की अवस्थिति। अब दोस्तों इसी में देखते हैं हम कुछ पॉइंट और दिए गए हैं लास्ट में, उनको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे 360 डिग्री घूर्णन करती है। इस कारण 1 डिग्री देशांतरी अंतर समय में
4 मिनट का अंतर उत्पन्न करता है। भारत के पूर्व व पश्चिम भागों में 30 डिग्री देशांतरी अंतर होने के कारण दोनों भागों के समय में 2 घंटे का समय अंतराल उत्पन्न हो जाता है। अतः पूरे देश में समय में एक रूपता बनाए रखने के लिए मानक समय का उपयोग किया जाता है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर रेखा निर्धारित किया गया है, जो कि मिर्ज़ापुर अर्थात मिर्ज़ापुर यूपी में है जो दोस्तों, उससे होकर गुजरती है। इसी के आधार पर भारत के मानक समय का निर्धारण किया जाता है। अतः भारतीय मानक समय अर्थात IST ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे, मतलब 5 घंटे 30 मिनट आगे। अब दोस्तों देखते हैं कि भारत की मानक यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से 5 राज्यों से होकर गुजरती। तो MP में दोस्तों ये सिंगरौली से होकर जाती है, ध्यान में रखना दोस्तों। अब दोस्तों इसी में देखते हैं कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान देश में 3 अलग अलग मानक समय थे। बॉम्बे मानक समय, कलकत्ता मानक समय और बागान मानक समय। पूरे देश के चाय बागान मजदूर इसी बागान मानक समय के हिसाब से काम करते थे। असम के चाय बागानों में यह मानक समय अब भी लागू है। उत्तर पूर्वी राज्यों से लगातार अलग टाइम जोन की मांग होती रही है। वर्तमान में एक टाइम जोन पूर्वोत्तर वासियों के लिए समस्या का कारण है। पूर्वोत्तर में लंबे अरसे से अलग मानक समय की मांग करने वाले संगठनों की दलील है कि अगर इस क्षेत्र में घड़ी की सुइयों को महज आधे घंटे पहले कर दिया जाए तो प्रतिदिन ऊर्जा की खपत 17 से 18% कम होगी और 2.7 अरब यूनिट बिजली बचाई जा सकती है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 1 दशक पहले इस मुद्दे के अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया था। तब देश में 2 अलग अलग मानक समय के विकल्प पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया था। इनको ग्रीनविच मीन टाइम से क्रमशः 5 और 6 घंटे आगे होना था। लेकिन समिति ने अपने अध्ययन के बाद कहा कि एयरलाइंस, रेडियो, टेलीविज़न और समय से जुड़ी दूसरी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 2 अलग अलग मानक समय बनाना उचित नहीं होगा। अब दोस्तों देखते हैं हम भारत का आकार क्या। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.42% है। साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां बड़ा देश है, जबकि यहाँ विश्व की कुल आबादी की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि की तटीय रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। अब दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पे हमको क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 विशालतम देश दिखाए गए हैं, है ना। तो इसमें दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान में रखना, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है, वो सबसे बड़ा देश जो है वो है रशिया। 17.9% दोस्तों क्षेत्रफल को घेरता है रशिया। फिर कनाडा दोस्तों 9.98% क्षेत्रफल को घेरता है और USA 9.62% को घेरता है और चाइना दोस्तों 9.59% को घेरता है। तो दोस्तों चाइना भी काफ़ी परसेंटेज दोस्तों क्षेत्रफल को घेरता है। वैसे ही दोस्तों ब्राज़ील 8.51% को घेरता है और ऑस्ट्रेलिया 7.69% को घेरता है और हमारा भारत जो है दोस्तों 3.28%। तो दोस्तों चाइना की अगर कंपेयर देखें तो कम है। और एरिया स्क्वायर किलोमीटर में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो भारत उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व से नवीन बलित पर्वतों द्वारा घिरा हुआ है। 22 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के दक्षिण में भारतीय महाद्वीप धीरे धीरे सकरा होता जाता है और हिंद महासागर को 2 भागों, पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी में विभक्त करता है।
अब दोस्तों देखते हैं हम भारत का प्रायद्वीपीय आकार एवं अवस्थिति दक्षिण भारत की जलवायु को उत्तर भारत के जलवायु से अलग करती है। राजस्थान की मरुस्थलीय भूमि तथा दलदली ग्रेट रन ऑफ कक्ष मिलकर भारत की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करते हैं। भारत के सबसे सीमांत स्थल कौन कौन से हैं दोस्तों, इनको भी देखते हैं। तो उत्तर में दोस्तों आप उत्तरी स्थल देख रहे हैं दोस्तों, सीमांत स्थल में इंदिरा कोल है दोस्तों, है ना, जिसको कि सियाचिन ग्लेशियर भी कहते हैं। और जिला दोस्तों कहाँ अवस्थित है इंदिरा कोल, तो लेह में अवस्थित है, ध्यान में रखना दोस्तों। और राज्य दोस्तों अब तो अलग हो गया है, पहले जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन अब तो दोस्तों लेह कहाँ आता है, लद्दाख ही अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान में रखना दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जम्मू कश्मीर नहीं आएगा दोस्तों, आप क्या आएगा, लद्दाख, है ना। तो दोस्तों आप ध्यान में रखना इस चीज़ को। फिर है दोस्तों दक्षिण में दोस्तों क्या है, इंदिरा पॉइंट, जिसको कि दोस्तों निकोबार द्वीप भी कहते हैं। और जिला क्या है दोस्तों, तो निकोबार है। और राज्य अंडमान और निकोबार। फिर दोस्तों आप देख रहे होंगे पूर्व में पूर्वी बिंदु कौन सा है दोस्तों, तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है दोस्तों किबितू है ना। और ये जिला दोस्तों आप ध्यान में रखना है, जिला भी कई बार पूछे जा सकते हैं। तो किबितू दोस्तों जो आता है वो अंजा नाम है दोस्तों इस जिले का। और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों ये बिंदु आता है। और पश्चिमी बिंदु या पश्चिमी स्थल भी कह सकते हैं दोस्तों, गुहार मोती है, क्या है, गुहार मोती। और कच्छ में आता है दोस्तों, ये कच्छ जिले में आता है और गुजरात में। तो दोस्तों यहाँ पे डायग्राम में आपको चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी दोस्तों। तो ये डायग्राम आप दोस्तों क्या है, ये डायग्राम तो मेंस में आते ही हैं दोस्तों, बनाने ही पड़ते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, है ना। तो इस डायग्राम से दोस्तों आप याद रख सकते हैं, इंदिरा कोल दोस्तों ये लेह जिले में आता, तो अब कश्मीर नहीं होगा दोस्तों, ये लद्दाख हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे जैसे कि गुहरियाना है ना, गुहर माता है जो दोस्तों, गुहर मोती ये कच्छ में आता है। और कन्याकुमारी दोस्तों भारत का मतलब स्थलीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु है। वैसे तो इंदिरा पॉइंट है जो कि हमने दोस्तों अभी पढ़ा, जिसको कि पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ये निकोबार में आता है। और किबितू दोस्तों आप देख रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश में आता है, अंजा जिले, क्या नाम है दोस्तों, अंजा जिला। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हम भारत के प्रशासनिक प्रभार कौन कौन से। तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। भारत कुल 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। नई दिल्ली इसकी राजधानी। भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य। कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तर मिजोरम है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात 8 राज्यों से होकर गुजरता। तो दोस्तों कर्क रेखा को आपको याद रखना, तो ट्रिक बताता हूँ दोस्तों आपको। ट्रिक है दोस्तों मित्र पर गमछाजार, क्या है, मित्र पर गमछाजार। तो मित्र पर गमछाजार में दोस्तों मी से हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि मिजोरम हो गया, है ना। और त्रा मित्र पर तो त्रा से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया दोस्तों पश्चिम बंगाल, है ना। और मित्र पर गमछाझार, झार से क्या हो गया दोस्तों, झार से हो गया झारखंड, है ना। और गमछा से दोस्तों हो जाएगा, गा से हो जाएगा दोस्तों गुजरात आ जाएगा, है ना। और माँ से आएगा मध्य प्रदेश। और झा से आएगा दोस्तों, झा से आ जाएगा दोस्तों आपका छत्तीसगढ़। और रा से दोस्तों आता है राजस्थान, मित्र पर गमछाझार, ठीक है दोस्तों। फिर देश की उत्तरी सीमा जम्मू एवं कश्मीर, जबकि दक्षिणी सीमा तमिलनाडु द्वारा निर्धारित की जाती है। उसी प्रकार से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी सीमा को बनाते हैं। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा को छोड़कर देश के सभी राज्य या तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा या समुद्री सीमा बनाते हैं। अब दोस्तों इसी में आगे देखते हैं भारत के पड़ोसी देश दोस्तों। तो भारत का स्थलीय भाग पूर्वी और पश्चिमी एशिया के बीचों बीच अवस्थित है। यह एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ट्रांस इंडियन ओशियन रूट भारत को भू सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर में भारत की श्रेष्ठ स्थिति ही इसके नाम को सार्थक करती है।
भारत भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है और इस क्षेत्र के प्रत्येक देश के साथ इसकी सीमा लगती है। भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सम्मिलित है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की अधिकांश सीमा मानव निर्मित है, जबकि अन्य देशों के साथ ज़्यादातर सीमाएं प्राकृतिक है। भारत के तटवर्ती पड़ोसी श्रीलंका हो गया, मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश हैं। तो द्वीपीय देश कौन से दोस्तों? मालदीव और श्रीलंका। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। चलिए दोस्तों, अब डायग्राम में देखते हैं हम इंडिया का कुछ डायग्राम हमको दोस्तों दिखाया गया, भारत एवं उसके पड़ोसी देश। तो ये डायग्राम से दोस्तों आप चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मालदीव हो गया है ना, श्रीलंका हो गया, नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे है ना। यहाँ पे दोस्तों चाइना हो जाता, पाकिस्तान हो जाता, अफगानिस्तान से भी कुछ सीमा लगती है इंडिया की, और म्यांमार आ गया दोस्तों यहाँ पे, बांग्लादेश, भूटान। तो यही देश हैं दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं हमको और भी कुछ चीज़ें दिखाई गई। भारत की सीमाओं का विस्तार दोस्तों कैसे होता है? तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्मित करते हैं। भारत एवं चीन के मध्य की पूर्वी सीमा मैकमोहन रेखा कहलाती है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य की सीमा डूरंड रेखा कहलाती है। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ एवं सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। विभिन्न देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमाओं की लंबाई और उनसे संलग्न भारतीय राज्य निम्न प्रकार है दोस्तों। देखते हैं तो बांग्लादेश से दोस्तों भारत की जो स्थल की सीमा लग रही 4096.7 किलोमीटर स्थलीय सीमा लग रही बांग्लादेश से भारत की। फिर स्पर्श करने वाले राज्य कौन से है दोस्तों बांग्लादेश से? तो पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया है ना, मिजोरम हो गया और असम दोस्तों, ये जो है बांग्लादेश से स्पर्श करते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना। फिर चीन दोस्तों, चीन से भारत की 3488 किलोमीटर सीमा लगती है और स्पर्श करने वाले राज्य दोस्तों जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का अब थोड़ा सा चेंज हो गया, अलग अलग हो गए लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों आप इसको एक बार नक्शे में देख लेना क्या नई अब स्थिति है ना। फिर दोस्तों जैसे कि पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती? 3323 किलोमीटर। तो तीसरे नंबर के क्रम में ज़्यादा सीमा पाकिस्तान से लगती है। फिर जो स्पर्श करते हुए राज्य हैं दोस्तों पाकिस्तान, तो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब दोस्तों ये स्पर्श करते हैं। फिर नेपाल से दोस्तों 1751 किलोमीटर सीमा लगती है भारत की। तो नेपाल से दोस्तों कौन कौन सी सीमा लगती है भारत की? 1751। तो राज्य कौन कौन से दोस्तों स्पर्श करने वाले, जो नेपाल से राज्य स्पर्श करते हैं दोस्तों भारत के, वो हैं दोस्तों, वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल। और म्यांमार से दोस्तों जो सीमा लगती है भारत की वो है 1643 किलोमीटर। और राज्य कौन कौन से लगते हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये राज्य म्यांमार से स्पर्श करते हैं। फिर भूटान से दोस्तों 699 किलोमीटर। तो सेकंड लास्ट पर आता है भूटान से सीमा भारत की, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है। तो इससे दोस्तों 699 किलोमीटर सीमा लगती है भारत की भूटान से। और जो राज्य स्पर्श करते हैं दोस्तों भारत से, असम हो गया, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये राज्य स्पर्श करते हैं। और अफगानिस्तान से दोस्तों 106 किलोमीटर सीमा लगती है भारत की। और जम्मू कश्मीर ही दोस्तों स्पर्श करता है अफगानिस्तान को। चलिए दोस्तों हम देखते हैं राज्यों की स्थिति से संबंधित विशिष्ट तथ्य। तो हिमालयी राज्य है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश पूर्णतः हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आते, जबकि उत्तराखंड का कुछ भाग हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत है तथा कुछ भाग जो है दोस्तों उत्तरी मैदान क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण करने वाले राज्य, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु एक साथ विशाल प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण करते। उत्तर पूर्व के पर्वतीय क्षेत्रों को देखते हैं दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एवं मेघालय उत्तर पूर्व के पर्वतीय क्षेत्रों में अवस्थित है। तो दोस्तों जैसा कि आप दोस्तों डायग्राम में देख रहे होंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों के डायग्राम आपको दिखाए गए हैं, है ना। तो इसमें दोस्तों स्टेट की कैपिटल भी आपको दिखाई गई है, तो इनको भी दोस्तों हम याद कर लेंगे, यहीं की यहीं कोशिश करें। तो अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों कैपिटल क्या है? ईटानगर है। वैसे नागालैंड की कैपिटल है दोस्तों कोहिमा, मणिपुर की कैपिटल है दोस्तों इम्फाल, और मिजोरम की कैपिटल है दोस्तों अगरतला। क्या है दोस्तों? अगरतला होगी, आइजोल है, सॉरी दोस्तों, मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल है ना। और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। दोस्तों क्या होता है, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है इसलिए। और असम की दोस्तों कैपिटल क्या है? तो गुवाहाटी है ना। और मेघालय की कैपिटल है दोस्तों शिलोंग है, और सिक्किम की कैपिटल है दोस्तों गैंगटॉक। तो ये दोस्तों पूर्वी राज्य हमारे, ध्यान में रखना, उत्तर पूर्वी राज्य। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, इसी में सागर तटीय राज्यों को दोस्तों देखते हैं हम। तो सागर तटीय राज्य हैं दोस्तों, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल समुद्री तट पर अवस्थित राज्य। केंद्र शासित प्रदेशों में दमन एवं दीव तथा पुदुचेरी की सीमाएं समुद्री हैं। सबसे बड़ी सागरी सीमा गुजरात राज्य की। स्थलबद्ध राज्य दोस्तों देखते हैं, तो हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया एवं झारखंड जो है दोस्तों स्थलबद्ध राज्य, ध्यान में रखना। अर्थात लैंड लॉक्ड राज्य कौन कौन से हमारे इंडिया में कितने हैं? तो दोस्तों ये 5 राज्य हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एवं झारखंड। बाकी सब क्या है दोस्तों? समुद्री, सागरी तटीय या फिर नदी सागरी तटीय राज्य हैं बाकी। फिर भारत का भौतिक स्वरूप क्या है दोस्तों देखते हैं। तो वर्तमान स्वरूप की तुलना में पृथ्वी का सुदूर अतीत में एक बहुत ही भिन्न भौतिक स्वरूप था। दीर्घकाल में अंतर्जात और बहिर्जात बलों द्वारा अनेक परिवर्तन हुए। हम पहले ही इंडियन प्लेट के संचरण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व उत्तर दिशा की ओर विस्थापन प्रारंभ हो चुका था। इंडियन प्लेट का उत्तर की ओर संचरण वर्तमान में भी जारी है तथा इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। यहाँ हम भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत को 3 भूगर्भिक खंडों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों 3 भूखंड कौन से? पहला है प्रायद्वीपीय खंड हो गया, भारत को विभाजित कर। सेकेंड है हिमालय, और थर्ड हो गया दोस्तों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान। अब दोस्तों आता है प्रायद्वीपीय खंड भारत का। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार भूवैज्ञानिक संरचनाओं की एक जटिल प्रणाली को दर्शाते हैं। यहाँ पर हम प्री कैम्ब्रियन काल की प्राचीनतम चट्टानों से लेकर क्या है दोस्तों क्वाटरनरी या काटरानी, कुछ भी, क्वाटरनरी काल की नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में स्थित है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और इसके कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ा है। यह विभिन्न प्रकार के ऊर्ध्वाधर हलचलों व ब्लॉक अर्थात खंड या भ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा नदी की रिफ्ट घाटी और अरावली पहाड़ियों के समान अपशिष्ट पर्वत तथा पूर्वी भारत में मालदा भ्रंश के समान ब्लॉक भ्रंश इसके प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, इसमें हम प्रायद्वीपीय खंड दोस्तों देखते हैं। तो प्रायद्वीपीय जो खंड है दोस्तों आप देख रहे होंगे, प्रायद्वीपीय खंड आपको दिख रहे होंगे दोस्तों। तो प्रायद्वीपीय खंड दोस्तों आप देखो, है ना। तो इतना पूरा जो हिस्सा है, इतना पूरा हिस्सा ये प्रायद्वीपीय खंड में आता है। तो इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेना
और स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों आप पढ़ लेना। ये जो पूरा हिस्सा है दोस्तों ये प्रायद्वीपीय खंड है ना। यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल दिख रहा होगा, अरेबियन सी दिख रहा होगा, है ना। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि इस भाग में आग्नेय, रूपांतरित और अपसादी तीनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। उदाहरण के लिए नदी घाटियों में अपसादी चट्टानें, चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के कोयला क्षेत्रों का निर्माण गोंडवाना काल के दौरान हुआ था। क्रिटेशियस युग में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी उद्गार होने के कारण दक्कन ट्रेप में काली मृदा का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा नदी डेल्टा तक जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग अर्थात कार्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। इसके उच्चावाच के कई रूप जैसे कि दोस्तों पर्वत एवं पहाड़ियाँ अर्थात टार अब साधारणतः अवशिष्ट रूप में ही पाए जाते हैं। अब हिमालय पर्वत को देखते हैं दोस्तों हम, तो कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय एवं अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। पेंजिया का विखंडन लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, जिससे गोंडवाना लैंड और लोरेंशिया के बीच टेथिस सागर का निर्माण हुआ। आज जहां हिमालय पर्वत का विस्तार है, वहां पर भूसन्निधि में टेथिस सागर उपस्थित था। लगभग 65 से 30 मिलियन वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के निकट आकार नीचे की ओर छेपित यानी कि सबडक्शन होना प्रारंभ हो गए। परिणाम स्वरूप पार्श्विक संकुचन प्रारंभ हुआ और टेथिस सागर में निक्षेपित अवसादों में बलन पड़ गया। यह संकुचन 3 चरणों में हुआ, जिसके फलस्वरूप हिमालय की 3 लगभग समानांतर श्रृंखला का निर्माण हुआ। इंडियन प्लेट का उत्तरवर्ती संचलन अभी भी जारी है। हिमालय पर्वत पर बहिर्जात बलों के साथ साथ अंतर्जात बल भी कार्य करते हैं। विद्वानों का मानना है कि हिमालय की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है। अब दोस्तों यहाँ पे हमको डायग्राम दिया गया है, भारतीय प्लेट प्रवाह दोस्तों देखेंगे इसको। तो स्क्रीनशॉट आप दोस्तों ले सकते हैं इसका, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें आप जूम करके देख लें, वरना मैं दोस्तों आपको भारतीय प्लेट का प्रवाह जूम करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि 70 पहले क्या होगा दोस्तों, इंडिया लैंड मास 70 मिलियन ईयर अगो तो इंडियन ओशन में था दोस्तों। फिर खिसका दोस्तों, फिर आ गया ये इंडिया लैंड मास 50 मिलियन ईयर अगो, 50 है ना, 50 मिलियन साल पहले की बात है। इंडियन ओशन में यहाँ पे था इक्वेटर, सेकेंड स्थिति इक्वेटर से, है ना, इक्वेटर के अंदर आ गया था दोस्तों। फिर दोस्तों क्या हुआ, फिर ये खसका, और ये दोस्तों आज की अब स्थिति है। इंडिया प्लेट यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इंडियन प्लेट हो गया, है ना, अरेबियन प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट हो गई और यूरेशियन प्लेट। तो इंडिया की आज की स्थिति ये है दोस्तों। तो कोई भी चीज़ दोस्तों एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा भारत भी बना, जिसमें कि दोस्तों हमारा पहले तो स्वतंत्रता के पहले तो भारत बहुत ही भागों में विभक्त था, छोटी छोटी सी रियासतें थी, राजाएं थे। फिर धीरे से परिवर्तन हुआ और भारत राष्ट्र का निर्माण हुआ दोस्तों। जब अंग्रेज आए तो हर चीज़ के दोस्तों अच्छे और बुरे परिणाम भी होते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ों के आने से दोस्तों हमारे देश में क्या हुआ, एकता की भावना आ गई, एकीकरण हुआ, है ना। तो हर चीज़ के अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं दोस्तों, है ना। तो हमको दोस्तों पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा समझना है। पॉजिटिव चीज़ें हमारे लिए अच्छी ही रहती हैं हमेशा, और पॉजिटिव चीज़ें लेके हमको आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों निम्नलिखित 4 टेक्टोटेनिक पर्वत श्रृंखलाओं में विभक्त होती। तो पहले नंबर पे दोस्तों ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय, जैसे कि द ट्रांस हिमालय ऑफ
तिब्बती हिमालय कहते हैं दोस्तों। फिर है दोस्तों बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय सेकेंड नंबर पे है ना। ये दोस्तों बृहद हिमालय और आंतरिक हिमालय हो गया। फिर दोस्तों बृहद हिमालय आंतरिक हिमालय को क्या है, द ग्रेट हिमालय और इनर हिमालय। थर्ड नंबर पे है दोस्तों, आप देख रहे होंगे थर्ड नंबर पे है लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय, जिसको कि दोस्तों हम कहते हैं द लेजर हिमालय और मिडिल हिमालयास। फिर फोर्थ नंबर पे दोस्तों आप देख रहे होंगे शिवालिक। तो शिवालिक से दोस्तों तो अब 4 भागों में दोस्तों हमने डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों हिमालय निर्माण के प्रथम चरण में ट्रांस हिमालय का उत्थान लगभग 65 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इसके पश्चात क्रमिक रूप से बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। फिर है दोस्तों सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान कैसे क्या हुआ, क्या किस तरीके से देखते हैं दोस्तों। तो भारत का तटीय भूवैज्ञानिक खंड शिवालिक पर्वत के दक्षिण में स्थित है। यह सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वत निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था। यहाँ उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के तलछट जमाव से निर्मित एक समतल मैदान है। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 मीटर से 2000 मीटर है। कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि विशालकाय मैदान टेथिस सागर का ही अवशेष है। शिवालिक भूगर्भिक हलचल के बाद टेथिस सागर के शेष भाग एक बड़े गर्त के रूप में बचे रह गए थे। इस अवधि में हिमालय पर्वत में उत्थान जारी था, जिस कारण नदियों में नवोन्मेष की घटना हुई एवं बड़ी मात्रा में अपरदित चट्टानी पदार्थों द्वारा इस गर्त में तलछट की मोटी परत का निक्षेपण हुआ। अब दोस्तों देखते थर्ड हेडिंग देख रहे होंगे, भारत की भूगर्भिक संरचना कैसे हुई। तो किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली चट्टानों के स्वरूप एवं प्रकृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। एक और प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं, तो दूसरी ओर मैदानी भागों में क्वार्टरनरी युग की नवीनतम परत चट्टानों की भी बहुलता है। अब देखते हैं दोस्तों भूगर्भिक संरचना की भिन्नता ने भारत को 3 स्पष्ट बृहद भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है। तो दोस्तों ये 3 बृहद भौगोलिक प्रदेश देखते हैं क्या है। तो नवीन मोड़दार पर्वत तथा हिमालय सर्वाधिक ऊंचे क्षेत्र, मुलायम चट्टानों की उपस्थिति एवं तीव्र ढाल के कारण इसका अपर्दन तीव्र गति से हुआ, अतः यह सर्वाधिक उच्चावास का प्रदेश भी है। प्रायद्वीपीय भारत देखते हैं दोस्तों। तो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें अत्यंत कठोर है। दीर्घकालिक अपर्दन के कारण ढाल में काफ़ी कमी आई है, अतः नदियाँ चौड़ी एवं संतुलित घाटियों से प्रवाहित हो रही हैं। इस प्रकार इसके उच्चावास में भी काफ़ी कमी आ गई है। थर्ड नंबर पे दोस्तों मैदानी भारत। तो मैदानी भारत में निक्षेप का कार्य निरंतर जारी है एवं विश्व के विशालतम समतल मैदानों में से एक है। अतः स्पष्ट है कि भारत की भूगर्भिक संरचना का प्रभाव यहाँ के स्थलाकृति विकास पर भी पड़ा है। अब देखते हैं दोस्तों कि भारत के भूगर्भिक इतिहास को यहाँ पाए जाने वाली चट्टानों के क्रम में समझा जा सकता है। इसको निम्न अवस्थाओं के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो देखते हैं दोस्तों हम क्या है। तो इसमें दोस्तों आद्य ए नंबर पे क्या है दोस्तों, तो आद्य महाकल्प अथवा आर्कियन समूह की चट्टानें, रॉक ऑफ अर्ली एरा और आर्कियन ग्रुप। तो ए नंबर पे दोस्तों आप देख रहे होंगे आर्कियन क्रम अर्थात द आर्कियन सीरीज देख रहे होंगे। तो इन आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण तप्त मैग्मा के ठंडे होने के फलस्वरूप हुआ है। यह प्राचीनतम मूलभूत आधारित चट्टानें हैं। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक स्वरूप नष्ट हो चुका है एवं ये जीवाश्म रहित हैं। साथ ही ये चट्टानें पूर्ण रूपेण रवेदार, अत्यधिक आकुंचित और भ्रंशित हैं। नीस हो गया दोस्तों एवं शिष्ट इस क्रम की प्रमुख चट्टानें, मतलब आर्कियन क्रम की चट्टानें दोस्तों नीस हो गया और शिष्ट हो गया। तो नीस के भी कई प्रकार है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे बुंदेलखंडी नीस हो गया,
बेल्लारी नीस हो गया, बंगाल नीस आदि। इनमें बुंदेलखंड नीस जो है दोस्तों सर्वाधिक प्राचीन है। सबसे प्राचीन नीस कौन सी है? बुंदेलखंड है। ये चट्टानें जो है दोस्तों आर्कियन युग की चट्टानें जो है दोस्तों मुख्यतः कर्नाटक में पाई जाती, तमिलनाडु में आर्कियन युग की चट्टानें पाई जाती, आंध्र प्रदेश में दोस्तों आर्कियन युग की चट्टानें पाई जाती है ना। और आपको दोस्तों उड़ीसा में आर्कियन युग की चट्टानें, बिहार के छोटा नागपुर पठार में आर्कियन युग की चट्टानें दोस्तों आर्कियन क्रम की, या दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी दोस्तों आर्कियन युग या क्रम की चट्टानें पाई जाती। महान हिमालय का आधारी भाग इन चट्टानों से ही निर्मित है। आर्कियन क्रम की चट्टानों में अनेक धात्विक एवं अधात्विक खनिजों का जमाव पाया जाता है। ये चट्टानें लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक आदि खनिजों में समृद्ध है। फिर बी नंबर पे देख रहे होंगे दोस्तों आप, धारवाड़ क्रम की चट्टानें दोस्तों बोल रहे हैं, द धारवाड़ सीरीज। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ। ये प्राचीनतम धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है दोस्तों प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं जिनका अत्यधिक रूपांतरण एवं विरूपण हुआ है। इनमें आर्कियन धारवाड़ क्रम में दोस्तों क्या होता है, जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। इसका कारण यह है कि या तो इनके निर्माण के समय जीवों का उद्भव नहीं हुआ था, या दीर्घ अवधि के परिणाम स्वरूप जीवों के अवशेष नष्ट हो गए। इस क्रम की चट्टानों का मुख्य विस्तार कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोगा जिले में मिलता है। यह प्रायद्वीप व वाय प्रायद्वीप दोनों ही भागों में पाई जाती। अरावली पर्वत जो प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है का निर्माण इसी क्रम की चट्टान से हुआ। अरावली का दोस्तों निर्माण कैसे हो, धारवाड़ क्रम की चट्टान से हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों प्रायद्वीपी पर्वत, प्रायद्वीपी भारत की धारवाड़ चट्टानें दक्षिणी दक्कन प्रदेश में, उत्तरी दक्कन प्रदेश में, उत्तरी कर्नाटक से कावेरी घाटी तक, धारवाड़, बेल्लारी व शिमोगा जिलों में, मध्यवर्ती व पूर्वी दक्कन प्रदेश में तथा विशाखापट्टनम में कूदोराइट श्रेणी में, अरावली श्रेणी के क्षेत्र में ऊपरी अरावली व निचली अरावली श्रेणियों के रूप में दिल्ली के निकट तक और गुजरात में चंपानेर श्रेणी तक विस्तृत है। अब दोस्तों देखते हैं भाई प्रायद्वीपी पर्वत की धारवाड़ चट्टानें पश्चिमी हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल व कुमायूं पर्वत श्रेणियों में और हिमाचल प्रदेश में असम के पठारी भाग में शिलांग श्रेणी तक विस्तृत है। आर्थिक दृष्टि से ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली सभी चट्टानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनमें सभी प्रमुख धात्विक हैं दोस्तों सभी प्रमुख धातु जैसे कि लोहा हो गया, सोना हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, टंगस्टन, क्रोमियम, सीसा आदि अधात्विक है ना। जैसे कि दोस्तों धात्विक तो हमने देख लिए। अब दोस्तों अधात्विक कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो अभ्रक हो गया, संगमरमर आदि खनिज दोस्तों पाए जाते हैं कौन सी चट्टान में दोस्तों, तो भाई प्रायद्वीपी भारत की धारवाड़ चट्टान में दोस्तों ये खनिज पाए जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं बी नंबर पे आप देख रहे होंगे दोस्तों लिखा पुराण महाकल्प की चट्टानें, अर्थात रॉक ऑफ द पुराना इरा है ना, पुराण इरा भी बोल सकते हैं दोस्तों, पुराण इरा ही है दोस्तों, सॉरी गलती से बोल दिया। अब ए नंबर पे दोस्तों आप देख रहे होंगे कुडप्पा क्रम, तो द कुडप्पा सीरीज, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये भी परतदर चट्टानें हैं। इनका रूपांतरण धारवाड़ चट्टानों की तुलना में कम हुआ है। इन चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव है, हालांकि उस समय पृथ्वी पर जीवों का उद्भव हो चुका था। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है, जहां अर्धचंद्राकार रूप में इनका विस्तार है। अब दोस्तों देखते हैं कि पूर्वी घाट पर स्थित पर्वत श्रेणियों का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ। ये चट्टानें मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। कृष्णा क्षेत्र श्रेणी, नल्लामलाई श्रेणी, पापा घनी श्रेणी हो गया, चेयार श्रेणी पूर्वी राजस्थान तथा उत्तरी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़
क्षेत्र में इनका विस्तार है। राजस्थान की कुडप्पा चट्टानें दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जानी जाती हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस, क्वार्ट्ज, स्लेट आदि के लिए प्रसिद्ध है। बिंद क्रम की चट्टानें तो द बिंद सीरीज दोस्तों देखते हैं, तो इसका दोस्तों आप बी में देख रहे होंगे दोस्तों द बिंद सीरीज में कि बिंद सीरीज दोस्तों का निर्माण कुडप्पा चट्टानों के बाद हुआ। छिछले सागर एवं नदी घाटियों में तलछट के निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है। इस प्रकार ये चट्टानें भी परतदार चट्टानें, इन चट्टानों में सूक्ष्म जीवों के जीवाश्मों के प्रमाण मिलते हैं। बिंद क्रम की चट्टानों के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों ये। तो सोन नदी की घाटी में सेमरी श्रेणी ये बिंद क्रम की चट्टान का प्रमुख क्षेत्र। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग में कन्नूल श्रेणी ये भी बिंद क्रम की चट्टान के प्रमुख क्षेत्र हैं। फिर भीमा नदी के घाटी में भीमा श्रेणी ये भी बिंद क्रम की चट्टान का प्रमुख क्षेत्र है। और राजस्थान में जोधपुर तथा चित्तौड़गढ़ में पालनी श्रेणी ये भी दोस्तों बिंद क्रम की चट्टान के प्रमुख क्षेत्र हैं। फिर ऊपरी गोदावरी घाटी तथा नर्मदा घाटी के उत्तर में मालवा व बुंदेलखंड ये भी बिंद क्रम की चट्टानों के प्रमुख क्षेत्र हैं। फिर इस क्रम की चट्टानें पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़ क्षेत्र से लेकर पूर्व में बिहार के सासाराम तक विस्तृत है बिंद क्रम की चट्टानें। फिर बिंद क्रम की चट्टानें दोस्तों मध्य प्रदेश के पन्ना जिले एवं कर्नाटक के गोलकुंडा के हीरे की खान में पाई जाती हैं। अब बिंद क्रम की चट्टानें दोस्तों भवन निर्माण हेतु उपयोगी पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप हो गया, लाल किला हो गया, जामा मस्जिद आदि इसी क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसके अतिरिक्त इन चट्टानों में चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, डोलामाइट आदि भी पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे देखते विभिन्न प्रकार की चट्टानों का क्रम दोस्तों दिखाया गया। तो इन दोस्तों अगर ये डायग्राम आप याद रख लेंगे तो आपके लिए अच्छा ये हो जाएगा कि हमको याद हो जाएंगी चीज़ें अपने आप की, कौन सी चीज़ कहाँ पे। तो आर्कियन पुराण सिस्टम दोस्तों देख रहे होंगे, तो ये दोस्तों हमारे दक्षिण से लेकर थोड़े से कुछ पूर्व के हिस्से में भी है यहाँ पे, जैसे कि ये पूर्व हिस्सा, और ये दोस्तों कुछ राजस्थान या गुजरात का क्षेत्र इसको कह सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों धारवाड़ सिस्टम का है, तो धारवाड़ सिस्टम जो है दोस्तों हमारे महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र है और कुछ केरल का मान लोगे, है ना, तो महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र होगा। और कुडप्पा दोस्तों कहाँ का है, तो कुडप्पा एंड विंध्यन सिस्टम है ना, तो कुडप्पा को दोस्तों पूरे ब्लैक से दर्शाएगा और विंध्यन को हल्के ब्लैक से, है ना। तो ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये हमारा विंध्यन श्रेणी है। और कुडप्पा दोस्तों एमपी का भी कुछ भाग आ रहा है इसमें, ये कुडप्पा है, क्या है दोस्तों, ये कुडप्पा है ना, और ये विंध्यन हो गया और यहाँ पे भी विंध्यन हो गया, है ना। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो आगे ये दोस्तों कि सी नंबर पे आता है द्राविडियन महाकल्प की चट्टान, रॉक ऑफ द धारीभर हीरा है दोस्तों। तो द्राविड़ समूह की चट्टानें जीवाश्म युक्त होती हैं। इस समूह की चट्टानें प्रायः प्रायद्वीप के बाह्य भागों में पाई जाती हैं। ये चट्टानें हिमालय में निरंतर क्रम में मिलती हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि इनका वितरण क्या। द्राविडियन चट्टान का दोस्तों वितरण कश्मीर के बारामूला एवं अनंतनाग जिलों एवं पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश के स्पीति आदि में पाया जाता है। इस क्रम की द्रविड़ क्रम की चट्टानों से क्वार्ट्जाइट, कोयला, बलुआ पत्थर, शेल एवं चूना पत्थर इत्यादि प्राप्त होते हैं। फिर डी नंबर पे आता है दोस्तों आर्य महाकल्प की चट्टानें, रॉक ऑफ द आर्यनीरा। तो इसमें दोस्तों ए नंबर पे आता है गोंडवाना क्रम, यानी कि द गोंडवाना सीरीज है। तो इस शब्द की उत्पत्ति दोस्तों, गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र से हुई है तथा इनका निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर जुरेसिक युग के मध्य हुआ। मछलियों एवं अन्य रेंगने वाले जीवों के अवशेष इस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। इस क्रम की चट्टानों की परतें अभी भी क्षैतिज अवस्था में है। भारत का 98% कोयला इसी क्रम की चट्टान से प्राप्त होता है, अर्थात गोंडवाना क्रम की सीरीज से प्राप्त होता है ना। तो अर्थात क्या है दोस्तों, आर्य महाकल्पी की चट्टानों से प्राप्त होता है, मतलब है ना, क्योंकि उसका ही पार्ट है दोस्तों गोंडवाना क्रम की सीरीज जो है। अब दोस्तों देखते हैं कार्बोनिफेरस युग में प्रायद्वीपीय भारत में कई भ्रंशों का निर्माण हुआ। इन भ्रंशों के मध्य
के मध्य की भूमि के धंसने से बेसिन के आकार के गर्तों का निर्माण हुआ। इनमें वनस्पतियों के दबने से कोयले का निर्माण हुआ। ये चट्टानें मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। अब दोस्तों निम्न गोंडवाना में कौन कौन से क्षेत्र आते देखते हैं। तो तालचेर हो गया, दामोदा एवं पंचेत श्रेणी दोस्तों निम्न गोंडवाना में। ऊपरी गोंडवाना में दोस्तों कौन से क्षेत्र आते हैं, तो महादेव हो गया, राजमहल, जबलपुर एवं उमिया श्रेणी जो है ऊपरी गोंडवाना में आते। अब बी नंबर पे दोस्तों आप देख रहे होंगे दक्कन ट्रेप लिखा है, द डक्कन ट्रेप। तो मेसोजोइक युग के अंतिम काल में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ हुई। इस प्रकार दरारों के माध्यम से लावा के उद्गार के फलस्वरूप इन चट्टानों का निर्माण हुआ। इनके निर्माण का काल क्रिटेशियस से लेकर इयोसीन काल तक माना जाता है। लावा के निरंतर प्रवाह के फलस्वरूप श्रेणीनुमा आकृति की स्थलाकृति का विकास होने के कारण इसको ट्रेप कहते हैं। यह संरचना बेसाल्ट एवं डोलोराइट चट्टानों से निर्मित है। ये चट्टानें महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, जैसे कि दोस्तों महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती। उत्तर पश्चिमी भाग में लावा की मोटाई सर्वाधिक 200 मीटर तक होती है। पश्चिम में से पूर्व एवं दक्षिण की ओर मोटाई में कमी आती जाती है। नागपुर में लावा की मोटाई 15 मीटर जबकि जबलपुर में 6 मीटर है। ये चट्टानें काफ़ी कठोर हैं। इन चट्टानों के विखंडन से ही काली मृदा का निर्माण हुआ है, जिसे काली कपासी मृदा या रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पे हमको दोस्तों दक्कन ट्रेप की चट्टानों का दिखाया गया है। तो ये चीज़ आप दोस्तों ध्यान में रखना, दक्कन ट्रेप की चट्टानें आपको दिखाई गई। तो दक्कन ट्रेप में दोस्तों आप देख रहे होंगे दोस्तों द डक्कन प्लेटू आपको दिख रहा होगा। तो इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको जूम करके देख लेना, है ना। तो दोस्तों बीच में आप देख रहे होंगे, जो मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि ये दक्कन प्लेटू आपको दिख रहा हूँ। मुंबई हो गया, जबलपुर हो गया, मालवा ट्रेप हो गया, है ना, अंजर में कुछ क्षेत्र हो गया, है ना, गुजरात हो गया, राजस्थान का कुछ क्षेत्र। दक्कन ट्रेप विद इंफ्रा एंड इंटरपेटेन स्टार्टा नॉन ट्रेप डिपोजिट्स मोस्टली क्वाटनरी। अब दोस्तों राजमुंदरी ट्रेप्स, है ना। तो ये दोस्तों आप देख लेना स्क्रीनशॉट करके। इतना जो है डायग्राम आपको इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना कि दक्कन ट्रेप का कभी दोस्तों आपसे आ गया कि वर्णन करो, तो आप ये सब चीज़ें बना सकते हैं दोस्तों। फिर आता है दोस्तों सी नंबर पे आता है टर्शियरी क्रम अर्थात टर्टियरी सीरीज। तो टर्शियरी का इनका निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लेओसीन युग के मध्य हुआ है। इसी काल में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। असम, राजस्थान एवं गुजरात में खनिज तेल इयोसीन एवं ओलिगोसीन संरचना में ही पाए जाते हैं। टर्शरी क्रम की चट्टानों का विस्तार कश्मीर से लेकर असम तक है। इसके अलावा पूर्वी एवं पश्चिमी भारत के तटीय क्षेत्रों में ये चट्टानें छिटपुट रूप में पाई जाती। इस क्रम की चट्टानों में उत्तर पूर्वी भारत एवं जम्मू कश्मीर में निम्न स्तरीय कोयले भी पाए जाते। फिर एक क्वाटरनरी क्रम अर्थात क्वाटरनरी सीरीज है दोस्तों। तो इस क्रम क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें सिंधु एवं गंगा के मैदानी भागों में पाई जाती हैं। मध्य एवं ऊपरी प्लीस्टोसिन काल में पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ, जिसे बांगर के नाम से जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा निर्माण वर्तमान होलोसिन काल में भी जारी है। इसे खादर के नाम से जाना जाता है। विशाल मैदान के निक्षेपित तलछट की गहराई में काफ़ी विभिन्नता मिलती है। सामान्यतः हिमालय की तरफ गहराई अधिक है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की तरफ गहराई कम है। सतलज, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियों की घाटियों एवं तटीय क्षेत्रों में क्वाटरनरी निक्षेप पाया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं कि कश्मीर घाटी का निर्माण प्लीस्टोसिन काल में हुआ है। यह घाटी प्रारंभ में एक झील थी तथा इसमें करेवा के निक्षेप पाए जाते हैं। पश्चिम राजस्थान एवं थार के मरुस्थल में इस क्रम की चट्टानों के निक्षेप मिलते हैं। कक्ष का रंग प्लीस्टोसिन काल में समुद्र का भाग था। होलोसिन काल तक निरंतर निक्षेपण से यह स्थल भाग में परिवर्तित हो गया। अतः यह स्पष्ट है कि भारत में प्राचीनतम से लेकर नवीनतम भूगर्भिक चट्टानी क्रम
पाए जाते हैं। वस्तुतः भारत में भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से काफ़ी जटिलता पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हमको भू आकृतिक विभाजन दिया गया, तो दोस्तों इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे 17 नंबर की क्लास में, भारत का भू आकृतिक विभाजन। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, और सब्सक्राइब नहीं करा हो तो घंटी के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ऑल नोटिफिकेशन कर देना। तो दोस्तों अब हम अगली क्लास में 107 नंबर के पेज से पढ़ेंगे। तो ऊपर के आई बटन में दोस्तों प्लेलिस्ट दे दी है, प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासें देख लेना जितनी भी है दोस्तों। ये 16 नंबर की क्लास भी डाल दूंगा, तो अब तक जितनी भी क्लास हुई है दोस्तों ज्योग्राफी प्री कम मेंस की, तो ये जाके देख लेना दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।